बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जवाइन तहम उर्दू जो है हम लोगों ने शुरू की हुई थी आप लोगों के लिए। तो क्लास अब हम आते हैं आपके अगले सबक की तरफ। जी, आपका नेक्स्ट जो है वो है सबक नंबर 10, मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर। सबक नंबर 10 जो है वो मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर, जिसके के राइटर हैं शफ़ीकुर रहमान। इनके बारे में जो है वो हम लोग पढ़ेंगे आज, और ये भी बताएंगे कि शफ़ीकुर रहमान ने जो है ये सबक क्यों लिखा। मज़ाहिया अदब के मानी मफ़हूम से आगाह करते हुए तलबा को शफ़ीकुर रहमान के मज़ाहिया असलूब से मुतारिफ़ करवाया गया कि उन्होंने जो है ये मज़ाहिया असलूब जो है ये बयान किया और इस सबक को जो है वो मज़ाहिया अंदाज़ में लिखा। फिर तलबा को ये बताना है कि मज़ाहिया नसर पारा किसी भी सिन्फ़ अदब में लिखा जा सकता है, यानी कि अदब की कोई भी ऐसे सिन्फ़ हो उसमें मज़ाहिया जो है मज़ाहिया नसर पारा जो है वो ज़रूर लिखा जाता है। इसलिए कोई एक ख़ास सिन्फ़ जो है इसके लिए महसूस नहीं होती। तमसील निगारी और पैरोडी यानी नकल मुस्हिक से रोशनास करवाते हैं वो। फिर उसके बाद तलबा को बताते हैं कि परिंदे और जानवर किस तरह अपनी खसूसियात की वजह से इलामत के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, यानी कि कुछ परिंदे या कुछ जानवर जैसे कि शेर है, तो शेर को जो है वो बड़ा खूनहार किस्म का या फिर कह लें कि बड़ा बहादुर किस्म का शिकारी दरिंदा कहा गया है। तो वो अपनी कौन सी क्वालिटी होती है जिसकी वजह से हर परिंदा जो है वो जाना पहचाना जाता है। अब हम आते हैं कव्वे कव्वा, इसकी पढ़ाई की तरफ आते हैं। कव्वा ग्रामर में हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, यानी कि हम ये कहते हैं कि कव्वा उड़ता है, हम ये नहीं कहते कव्वा उड़ती है। तो वो कहते हैं कि अगर आप ग्रामर की रूप से देखें तो कव्वा जो है वो हमेशा मुज़क्कर ही इस्तेमाल होता है। कव्वा सुबह सुबह मूड ख़राब करने में बड़ा मदद देता है, यानी कि सुबह सुबह अगर कोई जो परिंदा है वो मूड ख़राब कर देता है तो वो कव्वा है। ऐसा मूड जो वैसे भी कोई ख़ास अच्छा नहीं होता, कहते हैं कि जब सुबह उठे तो वैसे ही हमारा कोई मूड ख़ास अच्छा नहीं होता, कव्वा गा नहीं सकता और कोशिश भी नहीं करता। कव्वा जो है वो गाना गा नहीं सकता और वो इस चीज़ के लिए कोशिश भी नहीं करता। वो काई काई करता है। काई की क्या मानी है, मेरे ख्याल में तो इसका कोई मतलब नहीं है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसकी जो काई काई है इसका कोई मानी भी होता होगा, बस इतना पता है कि वो काई काई करता है। कव्वे काले होते हैं, बर्फानी इलाकों में सफ़ेद या सफ़ेदी माइल कव्वा नहीं पाया जाता, यानी कि इनका रंग ही काला होता है। कव्वा स्याह क्यों होता है, इसका जवाब बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये स्याह क्यों होता है, ये काला क्यों होता है, तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं और मैं दे भी नहीं सकता, ये बहुत मुश्किल जवाब है। पहाड़ी कव्वा 1.5 फीट लंबा और वज़नी होता है। अब पहाड़ों में रहने वाले जो कव्वे होते हैं ये 1.5 फीट लंबे होते हैं और वज़नी होते हैं। मैदान के बाशिंदे इससे कई छोटे और मुख्तसर कव्वे पर काने हैं। मैदान के यानी कि जो मैदानी इलाकों में रहने वाले कव्वे हैं वो बहुत छोटे और मुख्तसर होते हैं। कव्वे खूबसूरत नहीं होते, लेकिन पहाड़ी कव्वा तो बाकायदा बदनुमा होता है। कव्वे जो हैं उन्हें खूबसूरत नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर पहाड़ी कव्वा आप देखें तो ये तो आपको बड़ा ही बदनुमा नज़र आता है, यानी कि बड़ा बदसूरत सा, क्योंकि वो मामूली कव्वे से हजम में ज़्यादा होता है। ये जो मामूली कव्वा हम आम कव्वा देखते हैं जो कि मैदानी इलाकों में जो कि हमारे घरों में होते हैं, उड़ते हैं, हमारे घरों की छतों पर बैठते हैं, तो वो इन कव्वों से हजम में यानी कि वज़न में ज़्यादा होता है। कव्वे की नज़र बड़ी तेज़ होती है, जिन चीज़ों को वो नहीं देखता इस काबिल नहीं होती कि उन्हें देखा जाए। कव्वा बेचैन रहता है और जगह जगह उड़कर जाता है। तो कहते हैं कव्वे की नज़र जो है वो बड़ी ज़्यादा तेज़ होती है और जिन चीज़ों को वो नहीं देखता इस काबिल नहीं होती कि उन्हें देखा जाए, और वो उन्हीं चीज़ों को जो है वो यानी कि जो नहीं हम लोग नहीं देख सकते वो उन चीज़ों को भी देखता है जो कि इस काबिल भी नहीं होती। कव्वा बेचैन रहता है और ये जगह जगह उड़ता है, यानी कि किसी भी एक जगह पर टिकता नहीं है। वो जानता है कि ज़िंदगी बेहद मुख्तसर है, चुनांचे वो सब कुछ देखना चाहता है, ये कौन नहीं चाहता। कव्वा इतना जानता है कि ज़िंदगी जो है वो बड़ी छोटी सी है, इसलिए वो सारा कुछ देखना चाहता है जो इसके इर्द गिर्द है, और ये कौन नहीं चाहता कि वो अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ देखे, यानी कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को परखे। कव्वा बावर्ची खाने के पास बहुत मसरूर रहता है, यानी कि आप ये कहें तो ये बावर्ची खाने के पास जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा और ये उन जगहों पर बड़े खुश रहते हैं। हर लहजे के बाद कुछ उठाकर किसी और के लिए फेंक आता है और दरख्त पर बैठकर सोचता है कि ज़िंदगी कितनी हसीन है। कुछ लम्हे के बाद थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ किचन से उठाएगा, बावर्ची खाने से उठाएगा और किसी के लिए फेंक आएगा, यानी कि जो भी चीज़ उठाता है उसे खुद नहीं खाता बल्कि फेंक देता है रास्ते में, और दरख्त पर बैठ कर यही सोचता रहता है कि ज़िंदगी कितनी हसीन है। कहीं बंदूक चले तो कव्वे इसे ज़ाती तौहीन समझते हैं। अब कहीं से बंदूक की गोली की आवाज़ आ गई तो कव्वे ने यही समझा कि मेरी ज़ाती तौर पर जो है वो बेइज्जती हो गई। दफतन लाखों की तादाद में कहीं से आ जाते हैं। अब गोली कहीं चलती है और ये जो है ये लाखों की तादाद में पता नहीं कहाँ से कहाँ आ जाते हैं, और इस कदर शोर मचता है कि बंदूक जो चलाने वाला महीनों पर सताता रहता है कि उसने बंदूक क्यों चलाई। तो वो कहते हैं कि इस कदर ये शोर डालते हैं बंदूक की गोली चलने पर कि महीनों वो पछताता है कि भाई मैंने क्यों गोली चला दी। बारिश होती है तो कव्वे जो हैं वो नहाते
नहाते और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों का ज़रा ख्याल नहीं रखते। अब बारिश होने के बाद ये नहाना शुरू कर देते हैं उस पानी में और हिफ्ज़ान सेहत यानी कि सेहत की हिफाजत के जितने हसूल हैं ये उन पर हरगिज़ अमल नहीं करते। कौवा सोच विचार के करीब नहीं भटकता, यानी कि ये कुछ भी नहीं सोचता, बस ये जो भी कुछ है उसी को देखता और उड़ता फिरता रहता है। इसका अकीदा है कि ज़्यादा फिक्र करना असाबी बना देता है। अब इसका ये अकीदा है, ये इस चीज़ की तरफ जो है वो सोचों की तरफ नहीं आता। वो कहता है ज़्यादा फिक्र करना जो है वो इंसान को असाबी बना देता है, यानी कि नफ्सियाती मरीज़ बना देता है, उसके असाब कमज़ोर हो जाते हैं। कौवे से हम कई सबक सीखते हैं। कौवा बड़ी संजीदगी से उड़ता है। अब कहते हैं असल बात यह है कि हम कौवे से जो है वो बहुत कुछ सीख सकते हैं और ये बड़ी संजीदगी से जो है ये इधर उधर उड़ता है कौवा। अब बिल्कुल चूंच की सीध में, और कैसे कि जो इसकी चूंच की सीध होती है ये उसी सीध में जो है वो उड़ता है। कौवे उड़े हों तो मालूम होता है शर्त लगा कर उड़े हों। अगर कभी आपने कौवे को उड़ते हुए देखा हो तो गौर कीजिएगा कि ऐसे लगता है कि जैसे इसने किसी से शर्त लगाई है। कौवे फ़िक्र माश में दूर दूर निकल जाते हैं लेकिन कभी खोए नहीं जाते। फ़िक्र माश में यानी कि अपनी रोज़ी रोटी की जो है, खाने की जो फ़िक्र होती है, ये इसमें बड़ी दूर निकलते हैं लेकिन ये कभी भी गुम नहीं होते, खोए नहीं जाते, गुम नहीं होते। शाम के वक्त कोई 10,000 कौवा कहीं से वापस आ जाता है, मुमकिन है कि ये गलत कौवे हों। अब शाम का वक्त जब होता है तो ये पता नहीं कहीं से 10,000 की तादाद में ये आ जाते हैं और ये भी हो सकता है कि ये गलत किस्म के कौवे हों। अगर आप कौवों से नाला हैं यानी कि नाराज़ हैं तो ये बात भूलिए कि कौवे भी आपसे नाला हैं, यानी कि अगर आप कौवे से नाराज़ हैं, उस पर गुस्सा हैं, तो इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा कि वो भी आप पर गुस्सा है, बल्कि उन्हें आपकी नाराज़गी की कोई फ़िक्र नहीं। अब हम आते हैं अगले परिंदे की तरफ, बुलबुल। बुलबुल एक रवायती परिंदा है, यानी कि रिवायतों के मुताबिक जो चलने वाला परिंदा जो हर जगह मौजूद होता है सिवाय वहाँ के जहाँ इसे होना चाहिए। यानी कि बुलबुल हर जगह होता है लेकिन जिधर इसे होना चाहिए वहाँ नहीं होता। अगर आपका ख्याल है कि आपने चिड़ियाघर में या बाहर बुलबुल देखी है तो यकीनन कुछ और देख लिया है। अगर आपकी ये सोच है कि आपने चिड़ियाघर के बाहर किसी जगह पर बुलबुल देखी है तो ये आपकी सोच गलत है। हम हर खुशगुलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं। अब जितना भी कोई अच्छा परिंदा है खुशगुलू यानी कि अच्छा बोलने वाला या खूबसूरत लगने वाला तो हम उसे बुलबुल ही समझते हैं। कसूर हमारा नहीं है, हमारे अदब का है। अब इसमें हमारी गलती नहीं है, असल में सारी गलती हमारे अदब की है। शायरों ने ना बुलबुल देखी ना उसे सुना है, क्योंकि असली बुलबुल इस मुल्क में पाई नहीं जाती। अब आपको ये बताएं कि शायरों ने बुलबुल को जितना परवान चढ़ाया हुआ है वो सारी, और बुलबुल की जितनी तारीफ़ें की हुई हैं अपने महबूब को लेकर, वो सारा कुछ गलत है, क्योंकि बुलबुल ना किसी ने देखी है और ना इसे किसी ने सुना है। क्योंकि असली बुलबुल जो है वो इस मुल्क में नहीं होती। सुना है कि कोह हिमालय के दामन में कहीं कहीं बुलबुल मिलती है, लेकिन कोह हिमालय के दामन में शायर नहीं होते। अब कोह हिमालय यानी कि हिमालय के जो पहाड़ हैं वहाँ पर बुलबुल तो होती है लेकिन वहाँ पर शायर नहीं होते, तो इसलिए शायर हजरात ने बुलबुल को ना देखा है और ना ही उन्हें उसकी कोई आवाज़ सुनी है। आम तौर पर बुलबुल को आहुजारी की दावत दी जाती है, यानी कि रोने पीटने की, और रोने पीटने के लिए इसे उकसाया जाता है। बुलबुल को ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे बुलबुल होना कोई मज़ह का इस बात नहीं, यानी कि ये कोई मज़ाहिया बात नहीं है कि आप बुलबुल हैं या बुलबुल पाई जाती है। बुलबुल और गुलाब के फूल के अफवाह किसी शायर ने उड़ाई थी जिसने रात गए गुलाब की टहनी पर बुलबुल को नालो शेवन करते देखा। अब किसी शायर ने जो है ये बात भी, ये अफवाह भी उड़ाई थी, गलत खबर अफवाह को कहते हैं, तो ये गलत खबर भी किसी शायर ने उड़ाई थी कि रात गए सारी रात जो है वो बुलबुल गुलाब की टहनी के ऊपर बुलबुल जो है वो रो रही थी। कम अज़ कम इसका ख्याल था कि वो परिंदा बुलबुल है और वो चीज़ नालो शेवन। अब वो उस शायर का ख्याल था कि जिस परिंदे को उसने रोते हुए देखा वो बुलबुल था, और क्या वो कर रही थी, जो नाला शेवन यानी कि दुख दर्द में जो है वो शरीक थी। रात को ऐनक के बगैर कुछ का कुछ दिखाई देता है, तो लिहाजा रात को जो ऐनक है उसके बगैर कुछ का कुछ दिखाई देता है, लिहाजा ये बुलबुल नहीं भी हो सकती। बुलबुल परों समेत महज चंद इंच लंबी होती है। कहती है कि इसके परों समेत अगर आप इसे देखें तो ये कुछ इंच जो है ये लंबी होती है, यानी अगर परों को निकाल दिया जाए तो कुछ ज़्यादा बुलबुल नहीं बचती। अगर वो थोड़ी बहुत आपको नज़र आती है तो वो भी सिर्फ परों की वजह से, और अगर उसके पर निकाल दिए जाए तो पीछे कुछ नहीं बचता। माहिरीन का ख्याल है कि बुलबुल के गाने की वजह से उसकी गमगीन हानगी ज़िंदगी है। तो वो कुछ माहिरीन का, कुछ एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि बुलबुल जो है वो अगर गाती है तो वो उसकी गमगीन हानगी ज़िंदगी है, यानी कि ऐसी ज़िंदगी जो कि वो अपने घर वालों के साथ गुजार रही है, उसकी बड़ी दुख भरी ज़िंदगी है जिसकी वजह से वो गाती है, जिसकी वजह से हर वक्त वो जो है वो गाना गाती रहती है। दरअसल बुलबुल में महफूज करने के लिए हरगिज़ नहीं गाती, उसे अपनी फ़िक्र नहीं छोड़ती। मैं आपको ये बात बताऊँ, इसमें ये कह रहे हैं कि असल में बुलबुल जो है वो हमारे लिए नहीं गाती, बल्कि वो अपनी फ़िक्रें होती हैं जिसके लिए वो गाती है, उसे अपनी फ़िक्रें नहीं छोड़ती। बुलबुल पक्के राग गाती है या कच्चे, बहरहाल इस सिलसिले में वो बहुत से मौसीकारों से बेहतर है। खैर हाल अलबत्ता उसके जो
राग हैं, जो उसके सुर हैं, जो वो गाती है वो पक्का है या कच्चा, इस बात का तो हमें नहीं पता। और इस सिस्टम में बहुत से मौसीकारों से ये बेहतर है, यानी कि बहुत से ऐसे मौसीकार हैं, गाना गाने वाले हैं जो कि बुलबुल से बेहतर है। एक तो वो घंटे भर का आलाप नहीं लेती, एक तो दूसरा कि ये कि वो घंटा भर जो है वो आ ला नहीं करती, बेसुरी हो जाए तो बहाने नहीं करती, अपने बेसुरी हो जाने पर जो है वो हीले बहाने नहीं करती, और कि साज वाले निकम्मे हैं। आज गला ख़राब है, आप तंग आ जाएँ तो इससे खामोश करा सकते हैं, और क्या चाहिए। और साज वाले जो हैं कि वो निकम्मे, और या फिर ये बहाने नहीं कर सकती कि जो बजाने वाले हैं वो सारे के सारे निकम्मे हैं। आज गला ख़राब है, आप तंग आ जाएँ तो इसे खामोश भी करवा सकते हैं, और क्या चाहिए। जैसे गर्मियों में लोग पहाड़ पर चले जाते हैं, इसी तरह परिंदे भी मौसम के लिहाज से नकले वतन करते हैं। अब कहते हैं कि गर्मियों में जिस तरह के लोग जो हैं वो पहाड़ों पर चले जाते हैं, इसी तरह परिंदे भी जो हैं वो मौसम के लिहाज से नकले वतन करते हैं। बुलबुल कभी सफ़र नहीं करती, इसका ख्याल है कि वो पहले ही से वहाँ हैं जहाँ उसे पहुंचना चाहिए। बुलबुल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कभी भी नहीं उड़ती, और उसका ख्याल है कि वो जिस जगह मौजूद है उसे वहीं पर होना चाहिए। हमारे अदब को देखते हुए भी बुलबुल अगर इस मुल्क का रुख किया तो नताइज की ज़िम्मेदार खुद होगी। अब हमारे अदब को देखते हुए अगर बुलबुल ने इस मुल्क का रुख किया, इस जानिब आई, तो नतीजों की ज़िम्मेदार वो खुद होगी। अब हम आते हैं भैंस की तरफ। भैंस मोटी और खुश तबा होती है, यानी कि बड़ी अच्छी इसकी तबीयत होती है, बड़ी खुशकुन इसकी तबीयत होती है, ये बहुत मोटी होती है। भैंसों की किस्में नहीं होती, ये सब एक जैसी होती हैं। अब इनकी जो किस्में होती हैं वो नहीं होती, ये सारी की सारी दिखने में एक ही होती हैं। भैंस का वजूद बहुत से इंसानों के लिए बायस मुस्तरद है। अब इसका जो वजूद होता है वो बहुत से लोगों के लिए खुशी का बायस है। भैंस का हम असर छुपाया गाय दुनिया भर में मौजूद है। अब भैंस का हम असर यानी कि इसके साथ जो रहने वाला है, जो वक्त या ज़माने में इसके साथ रहने वाला है, वो छुपाया वो गाय हैं। यानी कि भैंस जो है फीमेल्स में आती है तो इसके साथ जो है वो गाय है और दुनिया भर में मौजूद है। लेकिन भैंस का फ़ख्र सिर्फ हमें ही नसीब है। अब भैंस का फ़ख्र जो है यानी कि भैंस रखना बड़ी फ़ख्र की बात है, तो वो कहते हैं ये हमें ही नसीब है। तिब्बत में गाय के वज़न पर सुरा गाय होती है, सुरा भैंस कहीं नहीं होती। अब तिब्बत जो है ये एक मुल्क का नाम है, एक जगह का नाम है, तो कहते हैं कि गाय के वज़न पर अगर आप देखें तो आपको सुरा गाय मिलेगी, और लेकिन सुरा भैंस आपको कहीं नहीं मिलेगी। भैंस के बच्चे शक्ल सूरत में ननिहाल और ददेहाल दोनों पर जाते हैं। अब अगर भैंस के बच्चों की शक्ल देखें तो शक्ल सूरत में ये अपने ननिहाल और ददेहाल दोनों पर होते हैं, लिहाजा फरीकैन एक दूसरे पर तनकीद नहीं कर सकते। लिहाजा जो बच्चों का बाप है या फिर माँ जो है वो एक दूसरे को इल्ज़ाम नहीं दे सकती, क्योंकि ये नन्हे हाल और ददे हाल दोनों पर होते हैं। बहन से हमारी मोहब्बत जो है वो बहुत पुरानी होती है। भैंस से हमारी मोहब्बत बहुत पुरानी है। भैंस हमारे बगैर रह ले, लेकिन हम भैंस के बगैर एक दिन नहीं रह सकते। आजकल ये शिकायत आम है कि लोगों को कोठी मिलती है तो ऐसी जिसमें गैराज तक नहीं होता जहां भैंस बांधी जा सके। अब आजकल ये शिकायत जो है ये बहुत आम है कि लोगों को अगर कोठी मिले यानी कि ऊंचा घर, बड़ा घर मिलता है, लेकिन साथ में उनके गैराज नहीं होता जहाँ पर वो अपनी भैंस बांध सके। कई भैंसें इतनी बदी नहीं होती मगर कुछ होती ही हैं। दूर से ये पता चलाना मुश्किल हो जाता है कि भैंस इस तरफ आ रही है या उस तरफ जा रही है। कहते हैं कि कई भैंसें इतनी बदी नहीं होती मगर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है। अब दूर से ये भी पता चलाना हमारे लिए मुश्किल होता है कि भैंस जो है वो इस तरफ आ रही है या उस तरफ जा रही है। रूहे रोशन के आगे शमा रखकर वाला शेर याद आ जाता है। तो अब इसमें ये शेर के रूहे रोशन यानी कि चेहरे के आगे शमा रखने वाला शेर जो है वो याद आ जाता है। इस पर भैंस अगर वर्जिश करती और ग़िज़ा का ख्याल रखती तो शायद चरेरी हो सकती थी। तो चरेरी ये भी कोई एक किस्म है, यानी कि थोड़ा सा वज़न उसका कम हो सकता था अगर वो वर्जिश करती और अपनी डाइट का ख्याल रखती। बाज़ लोग मुकम्मल एहतियात करने पर भी मोटे होते चले जाते हैं। तो कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो मोटे होते चले जाते हैं। भैंस का मशगला जगाली करना, यानी कि हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसे लगता है कि जैसे उसने मुंह में कोई बबल डाली हुई है, कोई च्युइंगम डाली हुई है कि वो हर वक्त जो है वो उसे चबाती रहती है, जुगाली करती रहती है। या फिर इसका मशगला होता है तालाब में लेटे रहना। वो अक्सर नीमबाज आंखों से उफ़क़ को तकती रहती है। नीमबाज यानी कि हल्की नशीली आंखें जो होती हैं उससे वो जो है वो उफ़क़ को देखती रहती है, आसमान को देखती है। लोग क्या सराइयाँ करते हैं, तरह तरह की बातें करती हैं कि वो क्या सोचती है। वो कुछ भी नहीं सोचती। अगर भैंस सोच सकती तो रोना किस बात का था। तो कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं सोचती। अगर वो सोच सकती होती तो रोना किस बात का था। भैंस का हाफिज़ा कमज़ोर है, यानी कि भैंस जो है इसका हाफिज़ा बड़ा कमज़ोर सा होता है। इसे कल की बात आज याद नहीं रहती, जो कल की बात थी वो उसे अगले दिन हरगिज़ याद नहीं रहती। इस लिहाज से वो इंसान से ज़्यादा खुशकिस्मत है। भैंसे को बिल्कुल निकम्मा समझा जाता है। अब आते हैं भैंसे की तरफ।
तो भैंसा जो है ये इससे तो बिल्कुल ही जो है नकम्मा नकारा समझा जाता है। इसे हल में जोतने की स्कीम नाकामयाब साबित होती है। अब अगर इसे हल में जोतने के लिए रखा जाए तो ये जो स्कीम है ये बड़ी नाकाम साबित होती है, क्योंकि वो दायमी तौर पर थका हुआ और अज़ली सुस्त है। वो दायमी तौर पर जो है यानी कि वो अज़ल से ही जो है वो थका हुआ, हमेशा का थका हुआ और अज़ल से ही यानी कि शुरू से ही वो सुस्त है। उसने बचपन में भैंस का दूध पिया था। भैंस के सामने बीन बजाई तो नतीजा तसल्ली बख्श नहीं निकलता। अब भैंस के सामने अगर बीन बजाएं आप तो नतीजा जो है वो इसका तसल्ली बख्श नहीं होता। भैंस को बीन से कोई दिलचस्पी नहीं होती। अब आते हैं उल्लू की तरफ। अब उल्लू क्या है? उल्लू बुर्दबार और दानिशमंद है, लेकिन फिर भी उल्लू का उल्लू ही है। तो कहते हैं उल्लू जो है वो बड़ा बुर्दबार है और बड़ा दानिशमंद है, बड़ा अक्लमंद है, लेकिन इसके बावजूद वो उल्लू ही है। वो खंडरों में रहता है, लेकिन खंडर बनने की वजूहात दूसरी हैं। वो रहता खंडरों में ज़रूर है, लेकिन खंडर बनने की जितनी भी वजह हैं वो दूसरी हैं। उल्लू का जिक्र पुराने बादशाहों ने अपने रोज़नामचों में अक्सर किया है। अब जितने भी पुराने बादशाह हैं इन्होंने अपने अखबारों में, अपने रोज़नामों में जो है इसका जिक्र ज़रूर किया है, लेकिन इससे उल्लू की पोजीशन बेहतर नहीं हो सकी। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वो एक ख़ास मुकाम पर नहीं पहुंच सका, हत्ता कि बादशाहों ने अपने रोज़नामों में इसका जिक्र किया। उल्लू की 20 किस्में बताई जाती है। मेरे ख्याल में 5-6 किस्में काफ़ी थी। वैसे उल्लुओं की आदतें आपस में इस कदर मिलती जुलती हैं कि एक उल्लू को देख लेना तमाम उल्लुओं को देख लेने के मुतरादिफ है। कहते हैं कि उल्लुओं की जो आदतें हैं वो आपस में इस कदर मिलती हैं कि एक उल्लू को देख लेना तमाम उल्लुओं को देखने के मुतरादिफ है, यानी कि इनकी शक्लें, इनकी आदतें एक जैसी होती हैं। उल्लू को वही पसंद कर सकता है जो फितरत का ज़रूरत से ज़्यादा मद्दाह हो। अब उल्लू को हर वो शख्स पसंद करता है जो फितरत का ज़रूरत से ज़्यादा मद्दाह यानी कि तारीफ़ करने वाला है। रोज़मर्रा के उल्लू को बूम कहा जाता है। अब जो रोज़मर्रा का जो उल्लू होता है उसको बूम कहते हैं। इससे बड़े को चुग और चुग से बड़ा उल्लू भी अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। तो ये इसकी किस्में हैं। अब दिन भर उल्लू आराम करता है और रात भर हू हू करता है। अब सारा दिन जो है वो उल्लू जो है वो आराम करता है और रात भर इसकी जो आवाज़ निकलती है वो हू हू की है। इसमें क्या मसलहत पुशीदा? अब इसमें क्या मसलहत है कि वो दिन भर आराम करता है और रात को हू हू करता है? मेरा क्यास इतना ही सही है जितना आपका। लोगों का ख्याल है कि उल्लू तू ही तू का वजीफ़ा पढ़ता है। अब लोगों का ख्याल ये है कि उल्लू जो है वो तू ही तू का वजीफ़ा, यानी कि वो हू हू नहीं करता, वो तू ही तू करता है। अगर ये सच है तो वो इन खुद पसंदों से ज़्यादा 1000 दर्जा बेहतर है जो हर वक्त मैं ही मैं का विर्द करते हैं। कहते हैं कि अगर वो तू ही तू कहता है तो फिर वो उन लोगों से बेहतर है जो कहते हैं कि जो मैं हूँ वो मैं ही हूँ। तो वो कहते हैं मैं का विर्द नहीं करता, इससे बेहतर है वो तू का विर्द करता है। शोख और बतूनी परिंदों में उल्लू का मर्तबा बहुत बुलंद है। अगर आप शोखे और बतूनी परिंदे देखें जो कि बहुत बातें करते हैं तो इसमें उल्लू का मर्तबा जो है वो बहुत बुलंद है, क्योंकि वो चुपचाप रहता है और गालबन हिस्से मजाक से महरूम है। हिस्से मजाक यानी कि इसमें मजाक करने की कोई भी हिस्स मौजूद नहीं है। बहुत से लोग मैं इसे इसलिए ज़ी फहम समझते हैं कि वो कभी नहीं मुस्कुराते। कुछ लोग इसे जो है वो अक्ल समझ से दूर समझते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये कभी मुस्कुराता ही नहीं है। अब मादा नन्हे उल्लुओं की बड़ी देखभाल करती है। अब जो मादा है यानी कि बच्चों की जो माँ है वो नन्हे उल्लुओं की बड़ी देखभाल करती है, मगर जो ही वो ज़रा बड़ा हुए और इनकी शक्ल अपने अब्बा से मिलने लगी तो उन्हें बाहर निकाल देती है। तो कहते हैं कि वो अपने बच्चों की देखभाल तो करती है, लेकिन जो ही वो थोड़े से बड़े हुए और इनकी शक्ल अपने अब्बा से मिलने लगी तो वो पकड़ कर इन्हें बाहर निकाल देती है। उल्लू को अपने बच्चों की तलीम और तरबियत से किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं। वो जानता है कि ये सारे बेसूद हैं, यानी कि कोई फ़ायदा नहीं मुझे इनकी तलीम और तरबियत करने का। उल्लू अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। अच्छे तो वो होते हैं जो दूर जंगलों में रहते हैं। उल्लुओं को बुरा बना कहते वक्त ये मत भूलिए कि उन्होंने उल्लू बनने की इल्तिजा थोड़ी ही की थी। अब वो कुछ लोग जो हैं वो उल्लू कहते हैं, बास इंसानों को जो है वो उल्लू से तशमीह देते हैं बुरा भला कहने के लिए। तो वो कहते हैं कि उनको बुरा भला मत कहिए, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं कहा था कि मुझे उल्लू बनाएं। अब हम आते हैं बिल्ली की तरफ। बिल्लियों की कई किस्में बताई गई हैं। जो लोग बिल्लियों की किस्में गिनते रहते हैं उनकी भी कई किस्में होती हैं। अब कहते हैं कि बिल्लियों की काफ़ी किस्में हैं, लेकिन जो लोग इनकी किस्में गिनते हैं उनकी अपनी बड़ी किस्में होती हैं। बिल्लियाँ पालने वालों को ये वहम हो जाता है कि बिल्ली ने हाँ हाँ चाहती है। अब जितने भी बिल्लियाँ पालते हैं उन्हें इस बात का वहम हो जाता है कि हाँ बिल्ली ने जो है वो चाहती है। इसलिए नहीं कि वो बिल्ली के क़यामो दाम का बंदोबस्त करते हैं, इसलिए नहीं कि वो बिल्ली के रहने का या उसके खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। काश कि ऐसा ही होता। बिल्ली दूसरे का नुक्ता नज़र नहीं समझती। अब
दूसरा क्या सोचता है ये कभी भी बिल्ली नहीं समझती। अगर उसे बताया जाए कि हम दुनिया में दूसरों की मदद करने आए हैं तो इसका पहला सवाल ये होगा कि दूसरे यहाँ क्या करने आए हैं। वो कहते हैं कि अगर उसे ये बताया जाए कि हम दुनिया में दूसरों की मदद करने आए हैं, यानी कि दूसरों के लिए कुछ करने आए हैं, तो उसका पहला सवाल हमेशा से यही होगा कि दूसरे यहाँ क्या करने आए हैं। जी, साल भर में बिल्ली सधाई जा सकती है, यानी कि साल भर में आप उसे अपना आदी बना सकते हैं और वो आपके इशारों पर चल सकती है, मगर साल भर की मुशक्क़त का नतीजा सिर्फ एक सदाई हुई बिल्ली होगा। यानी कि अगर साल भर आपने मेहनत की तो उसका नतीजा ये है कि सिर्फ आपने एक बिल्ली को सदाया। जहाँ बकिया चौपाए दूध पिलाने वाले जानवरों में से हैं, वहाँ बिल्ली दूध पीने वाले जानवरों से ताल्लुक़ रखती है। जहाँ बाकी के जो चौपाए हैं, चौपाए कहते हैं कि 4 टांगों वाले जो जानवर होते हैं उनको कहते हैं, तो वो कहते हैं कि दूध पीने वाले जानवरों में से वहाँ बिल्ली दूध पीने वालों में से है। अगर गलती से दूध खुला रह जाए तो आपकी सदाई हुई बिल्ली पी जाएगी। अब अगर गलती से आपने दूध के ऊपर कोई बर्तन नहीं दिया या उसे खुला छोड़ दिया तो जो भी आपने बिल्ली को सधाया एक साल में वो पी जाएगी। अगर दूध को बंद करके कुफल लगा दिया जाए, यानी कि ताला लगा दिया जाए, तब भी पी जाएगी, क्योंकि ये एक राज है जो बिल्लियों तक महदूद है। वो कहते हैं अगर आप इसे ताला भी लगा देंगे तो ये तब भी पी लेगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा राज है जो सिर्फ बिल्लियों को पता है। बिल्लियाँ आपस में लड़ती हैं तो नाखूनों से एक दूसरे का मुँह नोच लेती हैं और महीनों एक दूसरे को बुरा भला कहती रहती हैं। बिल्लियाँ जब आपस में लड़ती हैं तो ये नाखूनों से एक दूसरे का मुंह नोचती हैं और महीनों तक ये जो है एक दूसरे को बुरा भला कहती हैं। बिल्ली में बर्दाश्त बहुत कम होती है, ये बहुत कम बर्दाश्त करती है। चंद बिल्लियाँ घर में सारे चूहों को ख़त्म कर सकती हैं। चूहे तो रफ़ा हो जाए मगर बिल्लियाँ रह जाएंगी। तो वो कहते हैं कि चंद एक बिल्लियाँ जो हैं वो आपके घर के चूहों को तो ख़त्म कर सकती हैं, चूहे तो रफ़ा हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, लेकिन बाकी बिल्लियाँ रह जाएंगी। बिल्लियाँ दिन भर मेकअप करती रहती हैं, इनकी जेल पर तरह तरह के डिज़ाइन होते हैं, तो ये दिन भर जो है ये मेकअप करती हैं, अपना ख्याल रखती हैं और इनकी स्किन के ऊपर तरह तरह के डिज़ाइन होते हैं। मोटी बिल्लियाँ अपने जिस्म पर लंबाई में सीधी धारियाँ बना लें तो इनका मोटापा छुप सकता है। अब जितनी भी मोटी बिल्लियाँ हैं, अगर ये अपने जिस्म पर लंबाई में सीधी धारियाँ यानी कि सीधी सीधी लाइनें बनाएं तो इनका जितना भी मोटापा है ये छुप सकता है। वो छरेरी और क्यूट मालूम होंगी, यानी कि बड़ी शरारती सी और बड़ी क्यूट सी प्यारी सी मालूम होंगी। बिल्लियाँ दोपहर को सो जाती हैं, वो रात तक इंतज़ार नहीं कर सकती। अब जितनी भी बिल्लियाँ हैं ये दोपहर को सोती हैं, ये कभी भी अपने सोने के लिए रात का इंतज़ार नहीं कर सकती। बाज़ औक़ात बज़ाहिर सोई हुई बिल्ली इधर उधर देखकर चुपके से बाहर निकलती है। बाज़ औक़ात आपको सोई बिल्ली जो है वो लगेगी कि वो सोई हुई है, लेकिन सोई बिल्ली इधर उधर देखेगी और चुपके से निकल जाती है। इससे बाज़ पूछ की जाए तो खफा हो जाती है, और जब इससे मना किया जाए, इससे बाज़ किया जाए तो ये नाराज़ हो जाती है। बिल्ली की जगह कोई भी हो खफा हो जाएगा। अब कहती हैं कि जब कोई सोया हुआ बंदा जब निकलता है, उठ के बाहर चला जाता है, तो आप उससे बातचीत करें तो इसकी जगह कोई भी होगा नाराज़ हो जाता है। एक ही घर में साल गुजारने के बावजूद इंसान और बिल्ली अजनबी रहते हैं, ज़िंदगी कितनी अजीब है। तो कहते हैं कि एक ही घर में साल रहने वाले लोग जो हैं वो अजनबी होते हैं एक दूसरे से, तो ये ज़िंदगी जो है ये कितनी अजीब किस्म की है। तो मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर जो है, इसके जो राइटर है शफीकुर रहमान, इनके बारे में हम इनके तारुफ के बारे में पढ़ते हैं। 1920 ईस्वी जो है ये इनकी पैदाइश का सन और 2000 जो है ये इनकी वफ़ात का सन है। उर्दू के मुमताज़ अफसाना निगार और मज़ाह निगार शफीकुर रहमान 1920 ईस्वी में ज़िला जलंधर में कलानूर के मुकाम पर पैदा हुए। इन्होंने 1942 ईस्वी में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS का इम्तिहान एजाज़ के साथ पास किया। जी, तो ये तो ज़रूर आप करेंगे, ये कभी भी हेडलाइन जो है आ सकता है, ये क्वेश्चन MCQs में आ सकता है। अपनी काबिलियत और मेडिकल के इम्तिहान में नुमाया पोजीशन की वजह से 1 साल के अंदर ही इन्हें फ़ौज में इंडियन आर्मी मेडिकल सर्विस में ले लिया गया। पाकिस्तान बन गया तो वो पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन गए और मेजर जनरल के ओहदे तक तरक्की करने के बाद रिटायर हुए। 1980 में इनका तकर्रुर अकादमी अदबियात पाकिस्तान के चेयरमैन की हैसियत से हो गया, जहाँ उन्होंने 6 साल यानी 1986 ईस्वी में, अब यहाँ पर 1980 ईस्वी तक इल्म और अदबी खिदमात अंजाम दी। शफीकुर रहमान के मज़ाक का अंदाज़ बहुत हल्का फुल्का और नहायत शाइस्ता है। इनके यहाँ ना तो अल्फाज की बाजीगरी से मज़ाक पैदा करने की कोशिश नज़र आती है और ना ही मज़ाक पैदा करने की गर्ज से एक बावकार मुकाम से नीचे उतरने का रुझान मिलता है। इनकी तहरीरें हिस्से मज़ाक रखने और मज़ाक के तकाज़ों को समझने में बहुत मकबूल हुई। 1942 ईस्वी में
आपके अफसानों का पहला मजमुआ किरने शाया हुआ। आपके दीगर मजमुओं में शगुफ़े, मदोजज़र, हमाकतें, मज़ीद हमाकतें और दजला वगैरह जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। तो सफ़ा नंबर 78 यानी कि 78 पर जो है आपको ये मिलेगा शफ़ीकुर रहमान का तारुफ। तो क्लास अब हम आते हैं हाँ जी, इसके मुझसे सवालात करने से पहले जो है हम इसके दिए गए अल्फाज की तरफ आते हैं। दिए गए अल्फाज में कवा ग्रामर में हमेशा डैश इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर। कवा बावर्ची खाने के पास बहुत ज़्यादा डैश रहता है, नाहुश, उदास, खौफज़दा या मसरूर। तो कवा बावर्ची खाने के पास बहुत मसरूर रहता है। कवा डैश नहीं सकता और कोशिश भी नहीं करता। कवा समझ नहीं सकता और कोशिश भी नहीं करता। समझ, हंस, दौड़ या गा। तो कौवा जो है वो क्या नहीं करता, वो गा नहीं सकता और ये कोशिश भी नहीं करता गाने की। बुलबुल एक डैश परिंदा है, पालतू, घरेलू, रवायती या आशिक मिजाज। तो बुलबुल जो है वो एक रिवायती परिंदा है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ, ये इसकी तरफ खाली जगह की तरफ। डैश की किस्में नहीं होती, वो सब एक जैसी होती हैं। बिल्ली, भैंस, चिड़िया या बुलबुल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भैंस की किस्में नहीं होती, भैंस सारी एक जैसी होती हैं। भैंस के डैश शक्ल सूरत में ननिहाल और ददेहाल दोनों पर होते हैं। भैंस के पाँव, सींग या फिर बाल बच्चे, उसके जो बच्चे होते हैं जी, उसके जो बच्चे होते हैं ना वो शक्ल सूरत में ननिहाल और ददेहाल दोनों पर होते हैं। उल्लू की डैश किस्में बताई गई हैं, 20, 30, 40 या चंद। उल्लू की 20 किस्में बताई गई हैं। बिल्लियों की डैश किस्में बताई गई हैं, अनगिनत, कई, बहुत कम या फिर नायाब। तो इसकी जो है ये बिल्लियों की कई किस्में बताई गई हैं जी क्लास। तो ये थे आपके खाली जगह, और ये भी कभी MCQs में आ सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये जो खाली जगह बीच में होती है, किसी में होती है किसी में नहीं होती, तो फिर इसके साथ साथ जो है वो आपको करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम आते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। जी क्लास, तो अब हम जो है शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे इनके। सबक नंबर 10, मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर जी। इसके मुख्तसर सवालात के जवाबात दीजिए। सवाल नंबर 1, कौवा ग्रामर में हमेशा क्या इस्तेमाल होता है? कौवा ग्रामर में हमेशा क्या इस्तेमाल होता है जी? इसका जवाब कौवा ग्रामर में हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। पहाड़ी कौवा कितना लंबा होता है? पहाड़ी कौवा कितना लंबा होता है? पहाड़ी कौवा 1.5 फीट लंबा और वज़नी होता है। पहाड़ी कौवा 1.5 फीट लंबा
और वज़नी होता है। सवाल नंबर 3, बंदूक चले तो कौवे क्या करते हैं? बंदूक चले तो कौवे क्या करते हैं? बंदूक चले तो कौवे से ज़ाती तौहीन समझते हैं। तो कौवे से ज़ाती तौहीन समझते हैं। बंदूक चले तो कौवे से ज़ाती तौहीन समझते हैं। लाखों की तादाद में कहीं से आ जाते हैं। वो इस कदर शोर मचाते हैं कि बंदूक चलाने वाला महीनों पिछताता रहता है। सवाल नंबर 4, हम हर खुशगलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं, इसमें कसूर किसका है? हम हर खुशगलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं, इसमें कसूर किसका है? हम हर खुशगलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं, लेकिन इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। लेकिन इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, बल्कि कसूर अदब का है, क्योंकि शायरों ने ना तो बुलबुल को देखा है क्योंकि शायरों ने ना तो बुलबुल को देखा है और ना इसे सुना है। बस ख्याल ही ख्याल है कि इसके कसीदे बांध दिए। नंबर 5, बुलबुल के गाने की क्या वजह है? ओहो, बुलबुल के गाने की
क्या वजह है? जवाब, माहिरीन का ख्याल है कि बुलबुल के गाने की वजह इसकी गमगीन हानगी ज़िंदगी है। इसकी गमगीन हानगी ज़िंदगी है। नंबर 6, बुलबुल बहुत से मौसीकारों से क्यों बेहतर है? जवाब, बुलबुल बहुत से मौसीकारों से इसलिए बेहतर है कि एक तो वो घंटे भर का लाभ नहीं लेती, बहुत से मौसीकारों से इसलिए बेहतर है कि एक तो वो घंटे भर का लाभ नहीं लेती, बेसुरी हो जाए तो बहाने नहीं बनाती, बेसुरी हो जाए तो बहाने नहीं बनाती, कि साज वाले निकम्मे थे, या आज गला खराब है। आप तंग आ जाए तो उसे चुप करवा सकते हैं। जी क्लास, भैंस का मशगला क्या है? भैंस का जवाब, भैंस का मशगला जुगाली करना या तालाब में लेटे रहना है। भैंस का मशगला जुगाली करना या तालाब में लेटे रहना है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस किस लिहाज से इंसान से ज़्यादा खुशनसीब है? किस लिहाज से इंसान से ज़्यादा खुशनसीब है? भैंस का हाफिज़ा कमज़ोर होता है। जी, भैंस का हाफिज़ा कमज़ोर होता है। इसे कल की बात याद नहीं रहती। इसे कल की बात याद नहीं रहती, इस लिहाज से जो है ये इंसान से ज़्यादा खुश नसीब है।
सवाल अब उसका, उल्लू की कितनी किस्में बताई जाती हैं? उल्लू की कितनी किस्में बताई जाती हैं? मज़मून निगार के नज़दीक उल्लू की 20 किस्में बताई जाती हैं। मज़मून निगार के नज़दीक उल्लू की 20 किस्में बताई जाती हैं। उल्लू को कौन पसंद करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लू को कौन पसंद करता है? उल्लू को फितरत के मदाह पसंद करते हैं। उल्लू को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से दिलचस्पी क्यों नहीं? उल्लू को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से दिलचस्पी क्यों नहीं? उल्लू को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से इसलिए दिलचस्पी नहीं कि वो जानता है कि ये सब बेसूद है। कि वो जानता है कि ये सब बेसूद है। जी क्लास, तो ये था आपका सबक नंबर 10। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।